Hello everyone, welcome back once again. So today we are going to start a new chapter, that is welding. This is the most important chapter for all trades, turner, fitter, machinist, as much as welder also. So let's start today video. So first we will discuss about the definition of welding, basic definition. So what is means by welding? So welding is nothing but it is a material joining process. What we can say, welding is nothing but it is a material joining process which is used for making permanent joint. That is the most important point. जब हमने बेसिकली पढ़ा था फास्टनर के बारे में, ठीक, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था फास्टनर बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टेम्परेरी, देन सेमी परमानेंट एंड सेकेंड वाज इज परमानेंट। ठीक, तो टेम्परेरी के अंतर्गत हमारे नट बोल्ट जो भी की स्क्रू वगैरह थे ये सब आ जाते थे। सेमी परमानेंट में हमारे ब्रेजिंग सोल्डरिंग आ जाती थी। इसके बाद जब परमानेंट की हम बात करते थे तो परमानेंट में हमारा कौन कौन सा आता था, ब्रेजिंग आता था और बेल्डिंग आता था। ठीक है, तो जो बेल्डिंग होती है इसी को हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेल्डिंग क्या है, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा हम धातुओं को अस्थायी रूप से जोड़ते, मीन्स हम किसी भी मेटल को परमानेंट रूप से क्या कर सकते हैं, दो मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं। अर्थात वह प्रोसेस या वह क्रिया जिसके द्वारा हम धातुओं को एक उचित तापमान पर, मीन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिसकी वेल्डिंग करनी होती है उसको उचित तापमान तक गर्म करना होता है, उसको हीट देना होता है। देन हीट करने के बाद प्रेशर के द्वारा या फिर बिना प्रेशर के, कुछ ऐसी वेल्डिंग विधि होती है जिसमें हम प्रेशर लगा के उसको ज्वाइन करते हैं और कुछ में क्या कर सकते हैं, हम बिना प्रेशर के बिना दबाव के भी उसको जोड़ सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली वेल्डिंग क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें हम धातुओं को अस्थायी रूप से जोड़ते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले धातुओं को एक उचित तापमान तक गर्म करते हैं, उसके बाद उस पर दबाव देकर या बिना दबाव के हम उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब जब हम दो धातुओं को आपस में जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात वहाँ बीच में कुछ ना कुछ खाली गैप होता होगा, स्थान होता होगा, तो इसको भरने के लिए हम क्या करते हैं, तो उस खाली गैप को भरने के लिए हम फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी प्रकार की वेल्डिंग भी होती है जिसमें फिलर मेटल अर्थात पूरक धातु का प्रयोग नहीं किया जाता, मीन्स बिना फिलर मेटल के हम उनको जोड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वेल्डिंग एक ऐसी विधि है जिसमें धातुओं को एक उचित तापमान तक गर्म करके दबाव से या बिना दबाव के फिलर मेटल के द्वारा या फिर बिना फिलर मेटल के द्वारा उनको अस्थायी रूप से परमानेंट रूप से आपस में जोड़ते हैं। ठीक, अब इसमें जो फिलर धातु प्रयोग की जाती है, जो भी हम पूरक धातु प्रयोग करते हैं उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए फिलर मेटल का, जो हमारी बेस मेटल है जिसको हम आपस में जोड़ रहे हैं धातुओं के, उसके मेल्टिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, मीन्स जो हमारा फिलर मेटल हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी पहले मेल्ट हो जानी चाहिए कंपेयर टू दैट जिस पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए इसका हमारे फिलर मेटल का गलनांक क्या होगा, अधिक हो जाएगा, तो हमारी धातु जिसको हम जोड़ रहे हैं वही हमारी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और वेल्डिंग हमारी हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए जो हम फिलर मेटल प्रयोग कर रहे हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जोड़े जाने वाली धातु से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वेल्डिंग कोई नई प्रोसेस नहीं है, बहुत ही पुरानी प्रोसेस है, लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था, वेल्डिंग का प्रयोग एक फोर्ज वेल्डिंग के रूप में ही किया जाता था। जैसे आप लोहार वगैरह को देखे होंगे, ठीक, भट्ठी वगैरह में जो भी प्रयोग करते थे उस प्रकार की कुछ विधियां प्रचलित थी, बट इसका जो आधुनिक विकास है प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। अब आजकल देखा जाए तो वेल्डिंग का प्रयोग सब जगह लगभग हो रहा है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली अगर बात किया जाए तो वेल्डिंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल बॉडीज, एयरक्राफ्ट फ्रेम्स, रेलवे वैगन, मशीन फ्रेम, स्ट्रक्चरल वर्क, टैंक, फर्नीचर, वायलर, जनरल रिपेयर वर्क एंड शिप बिल्डिंग आल्सो। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द these means application. So first is रेलवे। रेलवे में देखा जाए तो रेल के डिब्बे बनाने के लिए जो भी आपके रेल के डिब्बे वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक, उसमें बहुत सारे ऐसे रिपेयर वर्क होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पटरी की जब कहीं हमें जोड़ को भरना होता है तो वहाँ भी वेल्डिंग प्रोसेस प्रयोग की जाती है जिसे हम थर्मिट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो रेलवे में भी इसका बहुत ज़्यादा मीन्स उपयोग होता है रेल के डिब्बे बनाने के लिए। रेलवे के बहुत सारे रिपेयर वर्क को करने के लिए भी वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। जब पटरियों को आपस में जोड़ना होता है तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में, हवाई जहाज़ के निर्माण में,
तो हवाई जहाज के निर्माण के उद्योग में भी वेल्डिंग का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। जो एयरक्राफ्ट की बॉडी होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वेल्डिंग के द्वारा ही एयरक्राफ्ट की बॉडी को बनाया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे बस हो गया, कार, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब जो इनके पार्ट्स बनाए जाते हैं और फाइनली जो ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होती है, वेल्डिंग के द्वारा ही आपस में परमानेंट रूप से ज्वाइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। तो ट्रैक्टर उद्योग में बहुत सारे आपने ट्रैक्टर के मीन्स उसके पार्ट देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए ट्रैक्टर ट्राली, ट्रैक्टर के जो अदर पार्ट, रोटावेटर, हार्वेस्टर, ये सब किसके द्वारा, बेसिकली वेल्डिंग के द्वारा ही ये सब क्या किए जाते हैं, आपस में जोड़े जाते हैं। आर्डिनेंस फैक्ट्री में बात करें तो आर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका उपयोग बेसिकली उद्योग या जो युद्ध संबंधी वार के लिए जो भी आपके प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनमें भी वेल्डिंग का बहुत हाई मीन्स बेसिस पे उपयोग किया जाता है। टैंक, मोटर गाड़ियाँ, रॉकेट, तोप, बंदूक, इन सबको बनाने के लिए भी वेल्डिंग का उपयोग काफ़ी लार्ज स्केल पर किया जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू इन आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी जो भी काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो बेसिकली फ्रेम होते हैं, ढांचे होते हैं, वेल्डिंग के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू ब्रिज, पुल की बात की जाए तो जो भी पुल आपके लोहे के बनाए जाते हैं, ठीक, जो लोहे के, पहले तो क्या होता है सीमेंट कंक्रीट वगैरह की ज़्यादा से ज़्यादा, बट जो लोहे के पुल बनाए जाते हैं उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अंतरिक्ष उद्योग, एरोस्पेस इंडस्ट्री में बात करें तो यह एक आधुनिक इंडस्ट्री है, मीन्स एक आधुनिक आपका कह सकते हैं उद्योग है, जिसमें कि अंतरिक्ष उद्योग में जो इसमें मशीनें वगैरह होती हैं उनके निर्माण के लिए भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। बिना वेल्डिंग के इन मशीनों का निर्माण संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट डैम की बात करें, जो भी आपके नहर होते हैं या बड़े बड़े नदियाँ होती हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा डैम्स बने होते हैं, बांध बने होते हैं, तो बड़े बड़े बांध को बनाने के लिए भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। जो उसके मीन्स फाटक होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वेल्डिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। तो आजकल बनाया जाने वाला लोहे का फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी, चारपाई, ये सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वेल्डिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आप अपने डेली लाइफ में भी इन सब का उपयोग करते हैं तो वहाँ से रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए हैवी इंडस्ट्री में, तो हैवी इंडस्ट्री में जैसे बड़े बड़े उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपड़ा मीन्स कॉटन मिल, शुगर मिल, पेपर मिल, देन जो भी आपके रिफाइनरीज होती हैं, ऑयल रिफाइनरीज, या फिर कह लीजिए जो मेडिसिन इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, इन सभी में भी वेल्डिंग का उपयोग काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर किया जाता है। नेक्स्ट मिनरल इंडस्ट्री में बात करें, खनिज पदार्थ उद्योग में, तो इसे मिलिंग इंडस्ट्री भी, सॉरी माइनिंग इंडस्ट्री होना चाहिए, माइनिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी के नीचे से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, बाद में धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, जैसे लोहा, तांबा, स्टील, कोयला। तो इन सभी उद्योगों में भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। जो इनकी फर्नेस वगैरह बनाई जाती है वहाँ पर भी क्या होता है, वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए भारी मशीन, हैवी मशीन्स के लिए, तो जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, भारी मशीनों को बनाने के लिए भी वेल्डिंग में कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनको वेल्डिंग के द्वारा आपस में जोड़कर असेंबल किया जाता है। साइकिल की बात की जाए, साइकिल इंडस्ट्री में, तो साइकिल के जो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट होते हैं किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, वेल्डिंग के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। जब भी हमारा कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई पार्ट टूट जाता है, तो हम साइकिल को बदलते थोड़ी क्या करते हैं, ले जाकर उसे फिर से बिल्ड करवा लेते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेल्डिंग का उपयोग है रिपेयर वर्क के लिए, जो मरम्मत कार्य के लिए, अगर कोई भी पार्ट हमारा टूट गया है या उसमें थोड़ा बहुत कुछ डिफेक्ट आ गया है तो उसको हम पूरा फेंकने के बजाय क्या करते हैं, उसको फिर से ले जाकर बिल्ड करवा लेते हैं। तो जो भी कोई मशीन हो या हमारे डेली लाइफ के सामान हो तो उसमें रिपेयर वर्क में भी वेल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पर वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं वेल्डिंग आपको समझ में आई होगी कि वेल्डिंग क्या है। तो वेल्डिंग बेसिकली एक मटेरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल को एक मीन्स कह सकते हैं सुटेबल टेम्परेचर तक उसको हीट करके फिर प्रेशर या फिर विदाउट प्रेशर पर फिलर मेटल या फिर विदाउट फिलर मेटल के उनको आपस में क्या करते हैं, परमानेंट रूप से जोड़ते हैं। अब जो फिलर मेटल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेस मेटल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग के बारे में कि वेल्डिंग के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, इसके क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले
वेल्डिंग क्या है हमारी, एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु के बने पार्टों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हमारा मेटल का कोई पार्ट है, ब्रेक हो गया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली उसको वेल्ड कर सकते हैं। अब इसका लाभ क्या है, इसमें हम अगर कोई हमारा दो सिमिलर मेटल है या फिर डिसिमिलर मेटल है, दोनों प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है। अगर समान धातुएं हैं, सेम मटेरियल है, तो भी हम उसे जोड़ सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। थर्ड वन इज वेल्डिंग द्वारा जो ज्वाइंट तैयार किया जाता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, बेसिकली जो हमारी बेस मेटल होती है उसी के बराबर होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है कि वेल्डिंग करने के बाद जो किसी पार्ट के ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो किसके बराबर होगी। देता है जो बेस मेटल होता है कम होता है, उससे ज़्यादा होता है, उसके बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो बेस मेटल की स्ट्रेंथ जितनी होती उतनी ही हमारे जो ज्वाइंट तैयार करते हैं उसकी भी स्ट्रेंथ नियर अबाउट उतनी ही होती है। कोई भी अगर टूटा पार्ट है तो उसके क्या कर सकते हैं, ईजिली हम वेल्डिंग के द्वारा रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि विद्युत ट्रांसफार्मर, टीवी टावर या जो हैवी इंडस्ट्री होते हैं उनकी स्थापना में जो भी उनके जब हम क्या करते हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे कार्य वेल्डिंग के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बॉम्बे हाईवे जैसे तेल निकालने के जो भी आपके संयंत्र है, मीन्स इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ समुद्र के अंदर भी वेल्डिंग की जाती है। हम देखेंगे बाद में कि अगर हमें पानी के नीचे वेल्डिंग करनी है तो वहाँ पर किस प्रकार के इक्विपमेंट प्रयोग किया जाता है, हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी देख लेते हैं इसके एडवांटेज बेसिकली। नेक्स्ट क्या है, आवश्यकता अनुसार वेल्डिंग मशीनों को ले जाकर कहीं भी वेल्डिंग की जा सकती है, जिससे कठिन कार्य भी आसानी से हो जाते हैं। बात की जाए जो हमारी शिप वगैरह होती है समुद्र में चलती हैं, उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन भी उपलब्ध होती है जिनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर भी हम वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। टूटे पार्ट को बदलने में जहाँ पैसे अधिक लगते हैं, वहीं टूटे पार्ट की अगर रिपेयरिंग की जाए वेल्डिंग के द्वारा तो पैसों की क्या होती है, बचत होती है। अगर हमारा कोई क्या है बहुत कॉस्टली पार्ट है, सिंपल सा कोई भी पार्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या इंडस्ट्री में यूज करते हैं, अगर वो टूट गया मान लीजिए, तो अगर हम उसको बदलने जाते हैं तो क्या होगा, हमारे मीन्स पैसे ज़्यादा लगेंगे, पैसे के साथ साथ हमारा समय भी ज़्यादा लगेगा उसको बदलने में, रिपेयर करने में। तो हम क्या करते हैं, उसको बदलने के बजाय उसकी हम वेल्डिंग के द्वारा मरम्मत करवा देते हैं। वेल्डिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे रिपेयर कर लेते हैं, तो हमारी पैसे की भी बचत होती है और समय की बचत होती है। तो ये कुछ प्रमुख एडवांटेज हैं वेल्डिंग के। जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज देख लिया जाए वेल्डिंग का क्या होता है। सबसे पहला, वेल्डिंग करते समय जो चमक या जो लाइट जनरेट होती है, पैदा होती है, वो जो धुआं निकलता है उससे बेसिकली क्या करते हो, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि आँखों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। अगर हम वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग स्क्रीन या वेल्डिंग गॉगल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, सेफ्टी में जो सुरक्षा चश्मे प्रयोग किए जाते हैं वेल्डिंग के दौरान उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, लाल लाल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, उठाती हैं। तो कह सकते हैं आंखों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो लाइटिंग होती है नुकसान पहुँचाती है। तो आंखों की सुरक्षा सबसे पहले ध्यान दिया जाता है वेल्डिंग करते समय। नेक्स्ट, वेल्डिंग उपकरण बिजली द्वारा चलाए जाते हैं। बेसिकली जो मॉडर्न एज में प्रयोग की जाती है वेल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक वाली वेल्डिंग ही प्रयोग की जाती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इसलिए इन्हें यूज करते समय बहुत ही केयर की आवश्यकता होती, बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती कि कहीं पर आपकी अर्थ वगैरह में जो वायर है कहीं पर खुला तो नहीं है, कहीं वायर कटिंग तो नहीं, कहीं लीकेज तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की हमें ध्यान देनी होती है बिजली के उपकरण को प्रयोग करते समय। वेल्डिंग की प्रक्रिया केवल कुशल कारीगरों द्वारा ही की जा सकती है। मीन्स अगर कोई सेमी स्किल्ड वर्कर है तो उसके द्वारा वेल्डिंग परफॉर्म नहीं किया जा सकता। जो भी आपके स्किल्ड वर्कर होते हैं उन्हीं के द्वारा वेल्डिंग की प्रक्रिया की जाती है। ठीक, तो इससे क्या होता है, आपका जो मीन्स पैसा होता है, अगर इंडस्ट्री वगैरह है तो कुशल कारीगरों को वेतन आपको ज़्यादा देना होता है, तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक मीन्स थोड़ा बहुत नुकसान होता है। वेल्डिंग करते समय तापमान बहुत अधिक होता है, जिससे वेल्ड किए जाने वाले पार्टों की सतह की अंदरूनी बनावट बदल जाती है। बेसिकली जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी दो मेटल को आपस में वेल्ड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें जो ये मेटल होते हैं इसके नियर अबाउट इसके फ्यूजन पॉइंट, इसके प्लास्टिक स्टेज तक ले जाकर के हमें इसको गर्म करना होता है। इतना गर्म करते हैं कि जो यहाँ पर मीन्स इसके मेल्टिंग पॉइंट तक कह सकते हैं इसको गर्म किया जाता है। गर्म करते समय यहाँ क्या होता है, मेल्टन पूल बन जाता है। मीन्स दोनों मेटल क्या होते हैं आपस में
पिघलने लगते हैं, तो इसके पिघलने की स्टेज तक हमें इसको गर्म करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ तापमान क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। अब ये मेटल आपस में क्या होता है, पिघल जाते हैं। तो जब पिघलते हैं तो इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इनकी अंदरूनी बनावट क्या होती है, बदल जाती है। तो ये भी आपका कुछ एक प्रकार का डिफेक्ट हो जाता है वेल्डिंग करते समय। नेक्स्ट, वेल्डिंग करने से पहले पार्टों की हमें क्या करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू उसके थिकनेस के अनुसार, मोटाई के अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, उसके एज प्रिपरेशन करनी पड़ती। जैसे यू हो गया, बी हो गया, जे हो गया, इस प्रकार के कुछ एज प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती हैं, जिसमें क्या होता है, समय अधिक लग जाता है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का डिफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, वेल्डिंग करने के बाद कुछ पार्टों का ऊष्मा उपचार करना पड़ता है। अभी हमने ऊपर देखा कि वेल्डिंग करते समय मेटल को क्या करते हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं, जहाँ पर जो उसकी ग्रेन स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ चेंज आ जाते हैं। जब ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसकी अंदरूनी बनावट चेंज हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फिर से हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसमें आवश्यक गुण को, जो उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको रिगेन करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसके क्या है, कुछ इसके डिफेक्ट हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें कि वेल्डिंग शॉप में मेनली कौन कौन से हम प्रयोग करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट, तो सेफ्टी इक्विपमेंट में बात किया तो आपका वाटर सील हो गया, हाइड्रोलिक बैग प्रेशर वाल्व हो गया, मीन जो आपके सिलेंडर वगैरह में लगते हैं, इसका भी हम डिटेल आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वेल्डिंग गॉगल्स हो गया, गॉगल्स मीन्स अपने कह सकते हैं इट इज़ प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम फ्यूम्स, स्पार्क एट्सेट्रा, जो भी आपके फ्यूम्स होते हैं, स्पार्क होते हैं, उसको बचाने के लिए वेल्डिंग गॉगल का प्रयोग किया जाता है आंखों की सुरक्षा के लिए। देन सेफ्टी वाल्व हो गया, एप्रन हो गया, एप्रन मीन्स ओवरऑल होता है हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए, शरीर की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि बेसिकली किससे बनाए जाते हैं, अगर एप्रन की बात की जाए तो आपके लेदर से बनाए जाते हैं। ठीक, चमड़े लेदर के ग्लव्स आप प्रयोग करते हैं हाथों में, जिसे दस्ताने कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करते समय। बैक प्रेशर वाल्व जो हमारा सिलेंडर में प्रयोग होता है, लेग गार्ड वगैरह प्रयोग किया जाता है। तो कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट हैं जो कि हम बेसिकली प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करते समय। अब नेक्स्ट, आशा करते हैं आपके वेल्डिंग का जो है मीन्स बेसिक डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं वेल्डिंग का हम कैसे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको किस आधार पे हम एक दूसरे से मीन्स अलग करते हैं, किस किस कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली वेल्डिंग की बात की जाए तो उसको हम तीन तरह के मीन्स, थ्री प्रकार मीन्स अकॉर्डिंग टू थ्री टाइप हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अकॉर्डिंग टू ज्वाइनिंग मटेरियल, जो जोड़े जाने वाली धातु है उसके आधार पर। इसके आधार पर कैसे मीन्स जो हमारे मेटल है सेम है या फिर डिसिमिलर है, सिमिलर है, इसके आधार पर हम पहला कैटेगराइज करते हैं इसको। देन अकॉर्डिंग टू प्रेशर के आधार पर मीन्स हम प्रेशर के आधार पर वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर बिना प्रेशर के वेल्डिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हीट के आधार पर मीन्स हम उसको कितना तापमान तक गर्म कर रहे हैं, उसके प्लास्टिक उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं, उससे पहले गर्म करते हैं। तो इन तीन आधार पर हम वेल्डिंग को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू मेटल के अनुसार, ज्वाइनिंग मटेरियल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रेशर के अनुसार एंड अकॉर्डिंग टू हीट के अनुसार। वन बाय वन करके इन सबको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार की, अगर धातु के अनुसार बात की जाए तो वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है ऑटोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग में क्या होता है, इस प्रकार की वेल्डिंग में दो एक ही प्रकार के धातुओं को उसी धातु की फिलर रॉड से जोड़ा जाता है। मीन्स इसमें ऑटोजीनियस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, दो सेम मटेरियल को हम क्या करते हैं, आपस में वेल्ड करते हैं। ठीक, और इसकी वेल्डिंग करते समय जो फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं, फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या होती है, सेम मटेरियल होती है। मीन्स दो सेम मटेरियल को उसी प्रकार के सेम वेल्डिंग रॉड के द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहलाता है। तो ऑटोजीनियस का मतलब क्या हो गया, मीन्स एक समान, हमारी धातु दोनों जो हम जोड़ रहे हैं वो भी एक समान होगी। तो फिलर मेटल प्रयोग कर रहे हैं वो भी क्या होगी, उस बेस मेटल के समान ही होगी। नेक्स्ट बात किया जाए हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, इस प्रकार की वेल्डिंग में दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ा जाता है। मीन्स इसमें दो डिसिमिलर मेटल को हम आपस में जोड़ते हैं, और इनके लिए जो हमारी फिलर मेटल प्रयोग की जाती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट मेटल की होती है। इसमें जोड़ने वाली धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जुड़ने वाली धातु के गलनांक से क्या होता है, कम होता है। मीन्स मान लीजिए अगर ये हमारी कोई एक पार्ट है, इस पर हम इस दूसरे धातु को लाकर वेल्ड कर रहे हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ये बेस वाले मेटल से क्या होगा, कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हेट्रोजीनियस का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको कॉपर को या फिर ब्रास को किससे वेल्ड करना है, कॉपर से।
मीन्स ब्रास को वेल्ड करना है कॉपर से, तो ब्रास आपका डिफरेंट है, कॉपर डिफरेंट है, तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग हो जाएगी। या कह सकते हैं माइल्ड स्टील को अगर कास्ट आयरन के साथ वेल्ड करना है तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी वेल्डिंग, तो यहाँ पर भी आपकी हेट्रोजीनियस वेल्डिंग आ जाएगी। तो हेट्रोजीनियस मीन्स दो अलग अलग हमारी धातुएं हैं उनको हम क्या कर रहे हैं आपस में जोड़ रहे हैं। और ऑटोजीनियस में या फिर इसी को होमोजीनियस के नाम से भी जाना जाता है। तो होमोजीनियस या ऑटोजीनियस में क्या होता है, दोनों आपके मेटल सेम होते हैं जिसको जोड़ना होता है, साथ ही साथ जो फिलर रॉड होती है सेम उसी मटेरियल की होती है। तो ये था अकॉर्डिंग टू मेटल ज्वाइनिंग के अनुसार जिसको हम जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर के आधार पर, मीन्स जो हम दबाव के आधार पर वेल्डिंग को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें होता है दो प्रकार का, सबसे पहला होता है फ्यूजन या नॉन प्रेशर वेल्डिंग। फ्यूजन का मतलब हम उसको इतना गर्म करते हैं कि जो हमारी धातु होती क्या होती है, पिघल जाती है, मीन्स मेल्ट हो जाती है। अब अगर आपके मेटल मेल्ट हो गया तो उसमें प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्यूजन में क्या होगा, नॉन प्रेशर होगा, मीन्स उसमें प्रेशर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या कहते हैं इसे, फ्यूजन या फिर नॉन प्रेशर वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जोड़े जाने वाले पार्ट के किनारों को गर्म करके उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। मीन्स हम उसको इतना गर्म करते हैं मेटल को कि क्या हो जाता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब उसके एज जो किनारे होते हैं जहाँ पर हमें वेल्डिंग करनी होती है, जब वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो हमारा मीन्स जो कह सकते हैं गैप होता है, खाली जगह होता है, उसमें हम क्या करते हैं, फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं और फिलर मेटल को भर के इस वेल्डिंग रॉड की सहायता से हम क्या करते हैं, फिलर मेटल को भर के वेल्डिंग की क्रिया को संपूर्ण या संपन्न करते हैं। ठीक, तो फ्यूजन प्रोसेस में क्या किया गया, इसमें हम पार्ट को इतना गर्म किए, उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर गर्म किया तो हमारा क्या हुआ, पार्ट मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब पार्ट किनारे हमारे मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया तो उसमें हमने क्या किया, फिलर मेटल का प्रयोग किया और दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पर हमें प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, क्योंकि आप वो आपस में क्या हो गए, वेल्ड ऑलरेडी हो गए। यहाँ पर जो मेन हमारी मेटल है तथा जो फिलर मेटल है मीन्स मुख्य धातु तथा फिलर धातु को पिघलाने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन या फिर इलेक्ट्रिक आर्क का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो मेटल हैं, जो हमारी फिलर रॉड है, इनको मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या तो हम गैस का प्रयोग कर सकते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का, या फिर इलेक्ट्रिक आर्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जब पिघली हुई धातु आपस में पूर्णतः कंप्लीटली मिल जाती है तो ठंडा होने पर हमें ज्वाइंट प्राप्त हो जाता है, जो कि ज्वाइंट का होता है बहुत ही पक्का स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट होता है। ये वेल्डिंग करने से पहले जो मुख्य मेटल के किनारे होते हैं उसको अच्छी तरह तैयार कर लेने चाहिए, मीन्स उसको हमारी एज प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। एज प्रिपरेशन करने से क्या होता है, जो वेल्डिंग होता है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से जो बेस मेटल है वह फिलर मेटल है, इन दोनों का आपस में क्या होता है, फ्यूजन होता है, मीन्स एक दूसरे में क्या होती है, पिघल कर मेल्ट होकर आपस में मिल जाते हैं और वेल्डिंग क्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है। तो फ्यूजन वेल्डिंग में बात की जाए तो बेसिकली ये चार प्रकार की वेल्डिंग आती है। कौन कौन सी, गैस वेल्डिंग जिसमें हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट होती है आर्क वेल्डिंग जिसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क का प्रयोग करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, पार्ट को मेल्ट ही करते हैं। थर्मिड वेल्डिंग जिसमें हम क्या करते हैं, पाउडर्स का प्रयोग करके वेल्डिंग करते हैं, इसमें भी हम उसको नियर अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देते हैं तो वहाँ भी हमारा मेटल क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। फिर होता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इसमें भी बेसिकली इलेक्ट्रिक आर्क का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो चार आपकी वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिड वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ये किसके अंतर्गत आती है, फ्यूजन या फिर नॉन प्रेशर के अंतर्गत आती है। तो आपको क्लियर होगा कि फ्यूजन क्या है। तो फ्यूजन में हम बेस मेटल को, फिलर रॉड को कब तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं, दोनों आपस में पिघल कर ज्वाइंट मीन्स आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और ठंडा होने पर बहुत पक्का ज्वाइंट में प्राप्त हो जाता है। तो यह था किसके बारे में, ये था हमारे फ्यूजन या फिर नॉन प्रेशर के बारे में। अब देखते हैं जो हमारी दूसरी वेल्डिंग प्रोसेस है। तो दूसरा हमारा क्या था, पहला था फ्यूजन तो दूसरा हमारा नॉन फ्यूजन। ठीक, अब यहाँ पर आप फ्यूजन वेल्डिंग का एक आप फिगर देख पा रहे होंगे क्लियरली। ठीक, फ्यूजन वेल्डिंग का ये हमारा क्या है, कोई एक आपका बेस मेटल है। ठीक, यहाँ पर हमें क्या करनी है, वेल्डिंग करनी। तो हमने यहाँ पर एक एज प्रिपरेशन ऑलरेडी कुछ इस प्रकार से एज प्रिपरेशन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिलर मेटल का प्रयोग करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद ये हमारे दोनों पार्ट क्या हुए, इस जोन में मेल्ट जोन में क्या हुए, पिघल कर आपस में मिल गए और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा ज्वाइंट यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये क्या है, हमारा फ्यूजन वेल्डिंग आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं प्लास्टिक या फिर प्रेशर वेल्डिंग, इसी को हम
नॉन फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, या कह लीजिए प्लास्टिक वेल्डिंग, या फिर प्रेशर वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो इस विधि में जोड़ने वाले पार्टों के सिरों को पिघलाने की अवस्था तक मीन्स नहीं लाया था, मीन्स इसको इतना गर्म नहीं करते हैं कि वो क्या हो आपस में पिघलने लगे। मीन्स उसके हम मेल्टिंग पॉइंट तक ना गर्म करके उसके प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करते हैं। प्लास्टिक स्टेज का सेंस मीन्स उसमें जो उसके ग्रेन्स हैं वो मीन्स स्टार्ट कर देते हैं, डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं, पूर्ण रूप से वो लिक्विड स्टेट में नहीं आते, प्लास्टिक स्टेज में होते हैं। तो इसके पश्चात क्या करते हैं, इन्हें दबाव देकर आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इस विधि में फिलर मेटल की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में धातुओं के सिरों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, तभी दोनों पार्ट आपस में जोड़ते हैं। इसलिए इस विधि को प्लास्टिक या फिर प्रेशर वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इसे प्लास्टिक वेल्डिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे मेटल ज्वाइन किए जाते हैं उनको हमें उसके प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करना होता था। पहला हमारा क्या था, फ्यूजन वेल्डिंग, उसमें हम क्या करते थे, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करते थे कि आपस में पिघल जाते थे। यहाँ पर उसके प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करते हैं। आपने पढ़ा होगा फोर्जिंग में भी हम क्या करते हैं, मेटल को उसके प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करते हैं जहाँ पर वो मीन्स ईजिली क्या हो सके, डिफॉर्म हो सके। एक बार हमने उसको प्लास्टिक स्टेज तक गर्म कर दिया तो उसको हम जिस भी शेप एंड साइज में चाहे उसमें हम डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, गर्म करने के बाद उसके सिरों पर हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, मीन्स उसमें हम प्रेशर दबाव देकर वेल्डिंग को कर देते हैं। तो यहाँ हमें किसी भी प्रकार के फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं कि प्रेशर वेल्डिंग में या फिर प्लास्टिक वेल्डिंग में कौन कौन सी आपकी वेल्डिंग प्रोसेस आती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई हमारा मेटल है, इसको हमने क्या किया, प्लास्टिक स्टेज तक गर्म किया। अब प्लास्टिक स्टेज हमारा डिफॉर्म की कंडीशन में आ गया तो हमने इधर से प्रेशर अप्लाई किया, इधर से प्रेशर अप्लाई किया और दोनों को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। तो हमारी कौन सी वेल्डिंग हो गई, प्रेशर वेल्डिंग या फिर प्लास्टिक वेल्डिंग हो गई। इसमें कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, तो इसके अंतर्गत फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और थर्मिट प्रेशर वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग भी हमारी दो होती है, एक प्रेशर एक नॉन प्रेशर। यहाँ पर जो हमारी थर्मिट प्रेशर वेल्डिंग होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो कई बार पूछा जाता है कि फोर्ज वेल्डिंग किसके अंतर्गत आती है, फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये नॉन फ्यूजन या फिर प्लास्टिक या फिर प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, जिसमें हम मेटल को उसके प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करके प्रेशर देकर आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, अब ये हमारा क्या है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। बेसिकली अभी क्या होता है, प्लास्टिक वेल्डिंग के थोड़ा समान ही होता है। इस विधि में एक समान व दो असमान धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है। इसमें मीन्स हम सिमिलर मेटल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिसिमिलर मेटल को भी आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें किनारे पिघलते नहीं, मीन्स इसमें हमें उसको पिघलाने की आवश्यकता नहीं होती, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हमें गर्म नहीं करना होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे। इस विधि में कम गलनांक की फिलर धातु को पिघलाकर जोड़ भर दिया जाता है। मीन्स इसमें हम ऐसा फिलर मेटल प्रयोग करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और उसको ईजिली क्या करते हैं, मेल्ट करके जो हमारे बेस मेटल होते हैं उसमें हम उसको भर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारी कोई एक धातु है, मेटल है, दूसरी मेटल है, इसको हमें क्या करना है, आपस में ज्वाइंट करना है। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली फिलर मेटल ली और उसको हमने मेल्ट करके इसके बीच में भर दिया और यहाँ पर इजीली आपकी वेल्डिंग मीन्स वेल्ड ज्वाइंट प्राप्त हो जाती है। यह जोड़ अस्थायी होता, मीन्स कह सकते हैं ये टेम्परेरी होता है। अस्थायी का मतलब टेम्परेरी होता है, जैसे सिल्वर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग इत्यादि। ये अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि जो मीन्स इसमें वेल्ड की जाती है पूर्ण रूप से मेल्ट नहीं होते हैं। बेसिकली फिलर मेटल को इसमें हम क्या करते हैं, मेल्ट करके इसके बीच में डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों आपकी धातुएं हैं ये दोनों मेल्ट नहीं हुई हैं, केवल यही मेल्ट हुआ है और इसी की वजह से ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके बीच एक बॉन्ड का काम करता है। तो अगर हम इसको निकाल दें तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पार्टों को आपस में अलग कर सकते हैं, इसीलिए इसको अस्थायी के अंतर्गत रखा। जैसे सिल्वर सोल्डरिंग जो होती है और ब्रेजिंग होती है वो किसके अंतर्गत आती है, ये आपकी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से नोट करने लायक हो जाता है। इसमें हम इसको मीन्स इसको हीट कैसे देते हैं, तो इसके लिए हम गैस का या फिर इलेक्ट्रिक का प्रयोग करके इसको हीट देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के आधार पर देख लेते हैं कि हमारी वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। तो वेल्डिंग में हीट मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त की जाती है। कौन कौन से, सबसे पहला होता है केमिकल मेथड, देन इलेक्ट्रिकल मेथड, देन मैकेनिकल मेथड। तीनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा केमिकल मेथड होता है,
केमिकल मीन्स आपको कंफर्म होगा कि आपस में क्या होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हीट को प्राप्त करते हैं। तो इस विधि में हीट प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से हम कोयले या फिर गैस को क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। आपको पता है जब भी कोई मीन्स क्या होता है, हमारा सब्सटेंस बर्न करता है तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन के फलस्वरूप हमें हीट क्या होती है, प्राप्त होती है। तो यह ताप आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम के पाउडर की जो आपस में रिएक्शन होता है उसके द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पर जब हम कोयले को या फिर गैस को जलाते हैं तो यहाँ पर एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें हीट प्रदान करते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत कौन कौन सी प्रोसेस रखी जाती है वेल्डिंग की, फोर्ज वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग को हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड के अंतर्गत रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वन हमारी कौन सी आती है। नेक्स्ट हमारी आती है थर्मिट वेल्डिंग। तीन हमारी इसके अंतर्गत आ गई, फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। इसको हमने किसके अंतर्गत रखा, तो केमिकल मेथड के अंतर्गत, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल का आपस में उसमें रिएक्शन करवा के हीट को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए इलेक्ट्रिक मेथड में, तो इलेक्ट्रिक आपको पता है विद्युत सोर्स के द्वारा ही हम हीट प्राप्त करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक आर्क, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, इन तीनों में हम क्या करते हैं, हीट सोर्स के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। तो इसको इलेक्ट्रिक मेथड के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसमें अगर आप देखें सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क मेथड होता है, तो इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में क्या करते हैं, तो इस विधि को विद्युत ताप विधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्युत ताप विधि भी कहते हैं। इसमें किसी सर्किट को कंप्लीट करने के पश्चात एक छोटा सा खाली स्थान बना दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो वहाँ पर एयर होती है उस वायु से होकर जाते था, वहाँ पर आर्क या फिर फ्लेम बनती है। मान लीजिए हम कोई एक क्या करें, सर्किट कुछ इस प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो इस एयर गैप में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब फ्लो करते हैं तो क्या करते हैं, आर्क या फिर फ्लेम का जनरेट करते हैं, ठीक, जिससे वहाँ का जो तापमान होता है लगभग 3700 से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ये पूछा जाता है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में तापमान कितना होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3700 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का तापमान होता है, आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हम हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हीट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हीट बराबर वोल्टेज करंट इनटू टाइम, मीन्स H बराबर आई स्क्वायर आर टी के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पर आई क्या हमारी करंट है, आर रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज है, टी क्या है, टाइम है। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी के द्वारा हम यहाँ पर हीट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। अगर हमें डब्ल्यू जूल्स में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वोल्ट, एम्पियर और सेकंड, इन तीनों को सेम मीन्स आपस में मल्टीप्लाई करके एच बराबर आई स्क्वायर आर टी का प्रयोग करके हम यहाँ पर हीट को कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए तापमान कितना होता है, 3700 से 4000 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात की जाए रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, इस विधि में इलेक्ट्रिक करंट जब किसी अधिक रेजिस्टेंस वाली धातु में से उचित मात्रा में गुजारी जाती है तो उसे क्या करती है, गर्म कर देती है। मीन्स जब भी हम किसी क्या करते हैं, कंडक्टर मीन्स हाई रिएक्टिव वाले, हाई रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर से इसको पास करते हैं तो उसको क्या करती है, हीट करती है। और ये जो हीट होती है उस धातु में जोड़ में क्या करती है, उसमें ऊष्मा पैदा करती है, उसमें गर्मी पैदा करती है, जिसके द्वारा क्या होता है, जोड़ पर ऑक्साइड की सतह अधिक होने से रेजिस्टेंस अधिक होता है। मीन्स जितना ज़्यादा वहाँ पर ऑक्साइड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस जनरेट होगा और ताप भी अधिक होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली आपस में उसको बेल्ड कर सकते हैं। यहाँ भी वही सेम आपको हीट कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आई स्क्वायर आर टी के द्वारा ही सेम आपको हीट कैलकुलेट करना होता है, ठीक। तो सबसे पहले थी आपकी क्या, सबसे पहले थी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर वोल्टेज, करंट, टाइम तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इसमें भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रयोग करते हैं, किसके लिए, आपके हीट को जनरेट करने के लिए। इसका एच बराबर आई स्क्वायर आर टी से इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात की जाए इंडक्शन में, तो इंडक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, तो इस विधि में जिस भी पार्ट को हमें गर्म करना होता है उसमें एक कॉइल में से एक जो तार होती, कॉपर की कॉइल होती, उसकी सहायता से एडी करंट आपकी पैदा की जाती है। तो इस करंट के द्वारा वो वस्तु क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक। और गर्म होने से क्या होता है, उसमें इंडक्शन होने लगता है, जिससे कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट के कारण वो आपस में क्या होती है, बेल्ड हो जाती है। तो
तो सबसे ये था आपका इंडक्शन मेथड, इसको आपने कार्बोराइजिंग में भी बढ़िया से समझा था, जब हमने पढ़ा था केस हार्डनिंग मेथड, वहाँ भी हम इंडक्शन पढ़ रहे थे कि हम क्या करते हैं उस जोड़ी जाने वाली धात पर यहाँ हम क्या करेंगे, कॉपर की कॉइल को लपेट देंगे। इसमें जब हम करंट मीन्स फ्लो करेंगे तो क्या करेगी, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की करंट होने के कारण एडी करंट को जनरेट करेगी और वहाँ पर तापमान काफ़ी अधिक हो जाएगा, आपस में वेल्ड हो जाएंगी। तो इंडक्शन में बात की जाए कि कितने प्रकार की वेल्डिंग होती है, तो इसमें आपकी आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग, ये तीनों किसके अंतर्गत आती है, इसी वेल्डिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल के द्वारा हम किस प्रकार से हीट जनरेट करते हैं। तो इस विधि में घर्षण या फिर चोट के द्वारा गर्मी पैदा की जाती है। आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, हम पार्टों को आपस में काफ़ी देर तक रगड़ते हैं, उसमें घर्षण करवाते हैं या फिर उस पर हैमिंग वगैरह करके हम चोट लगाकर गर्मी पैदा करते हैं, ठीक। लेकिन जो इसमें ताप की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है, मीन्स घर्षण के द्वारा हम इतना ज़्यादा ताप जनरेट नहीं कर सकते जितना कि हम किसके द्वारा जनरेट करते थे, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जनरेट करते थे, ठीक। तो इसके कारण मैकेनिकल जो प्रोसेस होती है, रजिस्ट मीन्स जो आपकी फ्रैक्शन वेल्डिंग होती है, काफ़ी कम ही प्रयोग की जाती है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर आपकी ये वेल्डिंग काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है, मीन्स जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मीन्स ताप की आवश्यकता नहीं होती, हमें मीन्स ताप की आवश्यकता काफ़ी कम होती है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग फ्रैक्शन वेल्डिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ प्रमुख थी आपकी वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन, इसका हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे क्लासिफाइड किया। तो सबसे पहले हमारी वेल्डिंग प्रोसेस थी, उसको हमने दो प्रकार क्लासीफाई किया, ऑटोजीनियस और होमोजीनियस, ठीक है। ऑटोजीनियस को ही होमोजीनियस कहते हैं, दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस था। ऑटोजीनियस में जोड़े जाने वाली धातुएं एक समान थी, फिलर मेटल भी हमारा समान था, इसी को होमोजीनियस भी कहते हैं। नेक्स्ट था हेट्रोजीनियस, इसमें हमारा क्या था, दोनों अलग अलग धातुओं को हम आपस में जोड़ रहे थे। अब वेल्डिंग को फर्दर क्लासीफाई किया जाए अकॉर्डिंग टू फ्यूजन या फिर नॉन फ्यूजन के आधार पर, जो सबसे पहले थी हमारी फ्यूजन वेल्डिंग, इसमें क्या करते थे, नो प्रेशर रिक्वायर्ड बट विद दिस एडिशन ऑफ द फिलर मटेरियल, मीन्स हम फ्यूजन वेल्डिंग में क्या करते थे, जो भी जोड़े जाने वाली धातुएं थी उसको हाई तापमान तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करके हम उसमें क्या करते थे, फिलर मेटल की सहायता से हम धातु को आपस में जोड़ते थे। हमें इसमें प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती थी, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला है। मीन्स जहाँ पर हम फ्यूजन करेंगे वहाँ पर हमें प्रेशर की आवश्यकता नहीं होगी और जहाँ पर प्रेशर देंगे वहाँ पर फ्यूजन की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्लास्टिक या फिर प्रेशर वेल्डिंग, इसमें क्या होता था, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। इसमें हम उसको इसके प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करते थे, फिर उसमें हम प्रेशर के द्वारा दोनों को आपस में जोड़ देते थे। अब फ्यूजन वेल्डिंग की बात की जाए, फ्यूजन वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, तो इसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया किस आधार पर, फ्यूजन वेल्डिंग को। फ्यूजन वेल्डिंग हमारा हीट क्रिएट करती थी, मीन्स ऊष्मा इसमें दी जाती बेसिकली। तो ये बेसिकली तीन प्रकार से दी जा सकती है, पहले इलेक्ट्रिक के द्वारा ऊष्मा दी जा सकती है, दूसरा गैस के द्वारा ऊष्मा देकर उसको हम मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन करवा के भी हम उसको मेल्टिंग पॉइंट तक उसके पहुंचा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी क्या होती है, वो आर्क वेल्डिंग होती है। इस आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत कई सारे वेल्डिंग आते हैं, जैसे कि मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क, टंगस्टन आर्क, आर्गन आर्क, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, मैनुअल आर्क वेल्डिंग, इन सबको हम आगे आने वाले क्लासेस में वन बाय वन पढ़ेंगे। आप यहाँ इसका एक ओवरव्यू केवल ले लीजिए। गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों का प्रयोग करते हैं। तो इनके मिक्सचर के आधार पर इसको भी हम तीन प्रकार से बांटते हैं। आपका हो गया ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग या फिर ऑक्सी अदर फ्यूर वेल्डिंग हो गई। यहाँ पर ये भी दो प्रकार की होती है हाई प्रेशर, एक होती है लो प्रेशर में। जो हमारी गैस होती है, गैस वेल्डिंग भी दो प्रकार से फर्दर क्लासीफाई की जाती है, हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग और फिर लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, यहाँ पर एसिटिलीन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, और लो प्रेशर में क्या करते हैं, एसिटिलीन को लोकल में क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात की है तो यहाँ पर वेल्डिंग को दो प्रकार एक प्रकार से क्लासीफाई किया गया, थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर, मीन्स हमारी क्या होती है, एक थर्मिट वेल्डिंग होती है जिसमें हम प्रेशर देते हैं, और दूसरी होती है थर्मिट वेल्डिंग मीन्स विदाउट प्रेशर के आधार पर, ठीक। तो ये आपकी हो गई केमिकल के आधार पर। इधर देखा जाए प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग में, तो यहाँ पर हमें केवल हीट क्रिएटेड करते हैं, मीन्स यहाँ पर हीट किसके द्वारा क्रिएटेड की जाती है, सबसे पहले होगी ब्लैक स्मिथी फायर के द्वारा, मीन्स जो आप हमने पढ़ा था बेसिकली फोर्जिंग वगैरह में, वो क्या होती है, फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, जहाँ पे लोहार की भट्टी वगैरह होगी, किसके अंतर्गत, ब्लैक स्मिथी के अंतर्गत आती है, जो कि आपकी प्लास्टिक या फिर नॉन प्रेशर वेल्डिंग का ही एक पार्ट होता है। इसमें लैप वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, वी वेल्डिंग, टी वेल्डिंग फर्दर फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, जिसमें हम सिरों को आपस में सटाकर उनके ऊपर चढ़ाकर
क्या करते हैं, हम चोट लगाकर उसको आपस में प्रेशर के द्वारा जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में बात की जाए तो इसमें हमने किसको फर्दर कितने में क्लासीफाइड किया, तो इसको हमने क्लासीफाइड किया रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें हमने स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग, ये सब हमारी कौन सी वेल्डिंग है या फिर नॉन फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। केमिकल रिएक्शन में बात की है तो वही आपकी जो थर्मल वेल्डिंग होती है बिना प्रेशर वाली, वो किसके अंतर्गत आती है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ये थी हमारी पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो, जिसमें हमने बेसिकली जाना वेल्डिंग के बारे में और वेल्डिंग के जो भी आपके टाइप थे उसके बारे में हमने जाना। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप हमें पर्सनल भी पिन करके पूछ सकते हैं। वीडियो में कुछ भी डाउट होता है एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, स्लो मोशन में देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में फर्दर आगे नई जानकारी के साथ, तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी।